आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुने और समझें। चैप्टर का नाम है द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 6, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज के चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है, सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है, और समझने की कोशिश करेंगे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है। इन सारी चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। इन 2009 सर्वे वाज कंडक्टेड बाय पुणे बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म। एक सर्वे हुआ था, एक पुणे की कोई कंपनी थी, उसने 2009 में एक सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने पाया था कि 15,000 करोड़ के हर साल फर्जी क्लेम दिए जाते हैं। और उस रिपोर्ट में यह भी पता चला था कि सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा होता है वो मोटर और हेल्थ पॉलिसियों में होता है। उसमें फेक मेडिकल बिल्स लिए जाते हैं, फेक लेटर्स डॉक्टर इशू करते हैं, एफआईआर मैनिपुलेट की जाती है, क्लेम्स को बढ़ा के लेने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें करके इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने का काम किया जाता है। 2009 में ये सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि 15,000 करोड़ रुपया का हर साल इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगता है। ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया ये हाईलाइट करता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है वो डिस्कस, वो आप जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है वो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जब आप पॉलिसी ले रहे होते हैं उस टाइम पे आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सच सच सारी चीजों को बताना है। प्रपोजल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो ईमानदारी से आप सच सच भरते हैं। दैट इज कॉल्ड अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी है और दूसरी तरफ पॉलिसी होल्डर है। अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे द पॉलिसी होल्डर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है, इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि एट द टाइम ऑफ क्लेम, क्लेम के वक्त वो एक सर्टेन अमाउंट जो उन्होंने पॉलिसी में लिखा हुआ था होता है वो देने को एग्री करती है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और उसके लिए जब वो क्लेम का टाइम आएगा या किसी की डेथ होगी या कोई पैरल अटैक करेगा, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फायर हो गया, उसमें प्रॉपर्टी लॉस हो गया, उस टाइम पे एक निश्चित पेमेंट देने की बात करता है, इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है। लेकिन एक कंडीशन है, उसमें कंडीशन ये है कि उसको प्रीमियम उसका पे किया गया हो, यानी कि वो प्रीमियम उसको मिल रहा हो। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं। द रिस्क विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी जाती है कि जिस चीज का इंश्योरेंस किया जा रहा है वो चीज क्या है, वो वस्तु क्या है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस की केस में जाहिर सी बात है ह्यूमन की लाइफ होगी, प्रॉपर्टी के केसेस में प्रॉपर्टी होगी, मरीन के केसेस में जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो कम्युनिटी उसमें लिखी जाएगी। तो यह है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट में अवश्य होना चाहिए। इसमें ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये भी लिखा होना चाहिए, ये लिखा होता है कि क्लेम किस टाइम पे ट्रिगर करेगा, यानी कि क्लेम की जो शरायत होंगी, जो शर्तें होंगी वो क्या होंगी। जैसे टर्म इंश्योरेंस में क्लेम कब आएगा, जब जिसने इंश्योरेंस किया हुआ है, जो बीमा धारक है, उसकी डेथ हो जाएगी तब आएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में सुसाइड पहली साल में कवर नहीं है। अगर सुसाइड से कोई डेथ कर गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद,
तो वो उसको उसकी फैमिली को क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुसाइड इसमें कवर नहीं है। तो पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा होता है कि किन कंडीशन में आपको क्लेम मिलेगा और किन कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस, द अमाउंट एंड द मैनर ऑफ पेमेंट, उसमें यह भी लिखा होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफाई द अमाउंट, उसमें सम इंश्योर्ड लिखा होता है, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है लाइफ एश्योर्ड की, जिसके नाम का बीमा है, बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो भी दावा राशि है, या दावा राशि न करके बीमा राशि है, बीमा राशि उसकी फैमिली को पे कर दी जाती है। और जैसे कि बताया कि अगर उसने सुसाइड किया है तो पे नहीं किया जाएगा। तो ये सारा का सारा ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, क्लेम को कैश में पे किया जा सकता है, या फिर रीस्टेटमेंट वैल्यू जिसे कहते हैं कि नई मशीनरी के केस में नई मशीनरी की कीमत दी जा सकती है, या फिर रिपेयर किया जा सकता है। अगर कोई मोटर केसेस में जैसे कार की बात करती है तो कार को रिपेयर किया जा सकता है। द अमाउंट एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द पॉलिसी होल्डर, अब यहाँ पे बात आती है कि किन किन तरीके से प्रीमियम को बीमा धारक पे कर सकता है, किस किस तरीके से जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम दे सकता है। तो उसमें हाफ ईयरली, ईयरली, सिंगल प्रीमियम, ये बहुत सारी मोड ऑफ पेमेंट हो सकते हैं, टाइम ऑफ पेमेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आप क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी में जनरली ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ईयरली ही प्रीमियम एडवांस में पे किया जाता है। अदर ऑब्लिगेशंस इफ एनी ऑफ द पॉलिसी होल्डर, it is the duty of the policyholder to disclose all relevant information to the insurance company। ये एक ड्यूटी है बीमा धारक की कि वो पॉलिसी लेते समय सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि डिसीजन जो इंश्योरेंस कंपनी लेने वाली है वो बदल सकता है, वो सारी की सारी डिस्क्लोज करेगी, सारी की सारी खुल के इंश्योरेंस कंपनी को बताएगी। ये एक इंश्योर्ड की ड्यूटी है। Consequences of any default in obligations by the policy holder, for example, अगर कोई पॉलिसी होल्डर बीमा धारक ये जो ड्यूटी है उसकी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं बताता है, प्रपोजल फॉर्म में नहीं देता है, तो क्या हो सकता है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी होल्डर डज नॉट डिक्लेयर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट for example they may be suffering from diabetes. If the insurance company finds this out later, it may declare the policy null and void. फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है, लेकिन हेल्थ पॉलिसी लेते वक्त वो डिक्लेयर नहीं करता है, इसी को छुपा जाता है, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा तो वो क्या करेगी, पॉलिसी को नल एंड वाइड कर देगी, पॉलिसी को निरस्त कर देगी, और आपका जो प्रीमियम है वो फोरफीट हो जाएगा, यानी कि वो जब्त कर लेगी, और आपको कोई भी क्लेम भी, बीमा धारक को कोई क्लेम इसमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशन अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, किस चीज का बीमा नहीं हो सकता है। फॉर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड एंड इनफोर्सेबल इट मस्ट डील विद मैटर्स विच आर लीगल एंड आर नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, किस चीज का बीमा नहीं हो सकता है, कोई इलीगल चीज का बीमा नहीं हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, जो कि लोगों के हित के खिलाफ हो, इस तरह का चीजों का इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। जो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल, किस चीज का हम बीमा कर रहे हैं, बीमित वस्तु का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल होना चाहिए, यानी किसी इलीगल चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई जुए को लीगल करके और उसका इंश्योरेंस कराना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। एग्जांपल लेते हैं, एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग स्टोलन गुड्स, ड्रग्स, स्मगल्ड गुड्स, आर्म्स एंड अम्यूनिशन टू बी यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पसेस वुड बी इलीगल एंड देयरफॉर फाइन। अब कोई पॉलिसी कोई कराता है, कोई चोर है जो अपनी चुराई हुई चीजों का इंश्योरेंस कराना चाहे, या स्मगलर है कोई जो उसने चीजों को गलत तरीके स्मगलर किया है, गलत तरीके से अपनी कस्टडी में लिया है, या बंदूक या आर्म्स हैं इस तरह की,
उसका अगर वो इंश्योरेंस कराना चाहे तो वो इलीगल है, वो नहीं हो पाएगा। A contract that is void is not valid and cannot be enforced. Personal accident policy excludes disability or death caused by self-inflicted injuries as there are caused intentionally. अब पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या हो सकता है कि उसने पॉलिसी ली और खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है, अपने आप को जख्म दे रहा है, दीवार में सर मार रहा है, तो इस तरह का क्लेम वो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकता। Insurance policy don't cover fines payable for traffic offenses such as breaking traffic rules and jumping signal। अब कोई कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जो फाइन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर ले, तो इस तरह की पेनल्टी और फाइन्स इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है जिसमें कि आपका कोई इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ है, आपका उसमें एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो आप अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस बीमा करा सकते हो। आपका अपनी खुद की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आप करा सकते हो। आप किसी चाहो कि किसी पड़ोसी का बीमा मैं करा दूं, पेमेंट मैं कर देता हूं, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पड़ोसी की लाइफ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। या आप चाहो कि किसी और की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैं करा दूं, तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचो कि मैं किसी बाहर वाले की गाड़ी या किसी पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस करा दूं, आप नहीं करा सकते, क्योंकि आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो सकता है, उन्हीं चीजों का, उन्हीं वस्तुओं का इंश्योरेंस हो सकता है जिसमें कि इंश्योर्ड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लॉस होने से आपको नुकसान होना चाहिए। अब पड़ोसी की कार अगर डैमेज हो जाती है तो आपको फाइनेंशियल कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसलिए पड़ोसी की कार में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप पड़ोसी की कार का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। आगे बढ़ते हैं। Circumstance related to insurable interest. The Insurance Act 1938 doesn't define insurable interest. जो एक्ट बना था 19 अपना इंश्योरेंस एक्ट 1938, वो उसने कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं किया है, बट कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन्होंने चीजों को स्टैब्लिश किया है। इसमें अगर हम कॉमन लॉ की बात करें तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, एसेट, इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपस में है। आपका खुद का है, आपकी वाइफ का है, आपके बच्चों का है, पेरेंट का है। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, कंपनी की मैन है, पार्टनर्स है, सिक्योरिटी डेटर है, क्रेडिटर डेटर है, इन सबका क्या एक दूसरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इसलिए इन एक दूसरे के लिए ये इंश्योरेंस कर सकते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस ले सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ले सकती है, हस्बैंड बच्चों के लिए ले सकते हैं, पेरेंट के लिए ले सकते हैं। लेकिन पेरेंट के लिए इंश्योरेंस लेना है या बच्चों के लिए लेना है तो वो तब तक है जब वो डिपेंडेंट हैं। अगर बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो एडल्ट नहीं हुए हैं, तब तक आप उनके नाम का इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक बार वो एडल्ट हो गए तो आप नहीं ले सकते। कॉमन लॉ में सेल्फ है। अब हर किसी का अपनी लाइफ में तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता ही है, राइट। तो अपनी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अपनी प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हो। आपकी वाइफ में, या आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ, और अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो आप अपने हस्बैंड के नाम का या अपनी वाइफ के नाम का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों के नाम का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि बच्चे डिपेंडेंट होना चाहिए। आप पेरेंट के नाम का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो। इसी तरह से आप एसेट्स है, आपकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करा सकता है। किसी भी एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है। अगर वो बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ बीमार पड़ गए तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपका एक उनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो। कंपनी में की मैंस होते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर है जो कि बिल्कुल की पोस्ट पे बैठा हुआ है, और जो कंपनी को रन कर रहा है एक तरह से सारी
डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग उसी की है। ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी को लॉस होगा। इसलिए कंपनी जो है की मैन का इंश्योरेंस करा सकती है, क्योंकि कंपनी का जो की मैन है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इसीलिए इसी तरह से पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसलिए वो एक दूसरे का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसी तरह से कोई लेनदार है और कोई देनदार है। मैंने किसी को कर्ज दिया है तो मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर वो डेथ कर गया तो जाहिर सी बात है लॉस मेरे को होना, पैसा कहाँ से रिकवर करूंगा, तो मैं उसका इंश्योरेंस करा सकता हूँ। बैंक जो है प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करती है, फिर लोन देती है, किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखती है। जिस चीज को वो गिरवी रखती है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि जो बंदा जिसने गिरवी रखा है अगर वो मर गया या जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका लॉस होना है, बैंक का लॉस होना है, इसलिए वो उसका इंश्योरेंस करा सकती है। तो ये कार्गो ओनर्स है, तो उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है भाई, कार्गो अगर डैमेज हो गया तो उसको डायरेक्ट लॉस होने वाला है, इसलिए वो उसका इंश्योरेंस करा सकता है, उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो ये रहा इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात। अब जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रांसफर भी हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर हो सकती है। फायर, पर्सनल एक्सीडेंट, मोटर एंड हाउस होल्ड पॉलिसीज आर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनको कहते हैं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। इन दीज कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी implicitly expresses confidence in the policyholder integrity and ability to take proper care of the subject matter of insurance. Personal contract can be transferred to another person with the consent of the insurance company. आपकी कार है, अगर आप बेचना चाहो उसे दूसरे के नाम ट्रांसफर कराना चाहो तो आप करा सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है। असाइनमेंट का है, there are certain situations like raising a loan against your life insurance policy when the policy would have to be assigned to the financial institutions. असाइनमेंट क्या है? आपने लोन लिया हुआ है और अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, तो बैंक का लोन कहां से रिकवर होगा? तो वो आपकी लाइफ पे इंश्योरेंस करा के असाइनमेंट करा दी, यानी कि पॉलिसी अपने नाम ट्रांसफर करा लेती है एक तरह से, उसे कहते हैं असाइनमेंट। फिर होता है नॉमिनेशन, आप अपनी पॉलिसी में किसी को नॉमिनेट कर देते हो, नॉमिनी बना लेते हो, तो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद पैसा उसको मिलता है। फिर होता है री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर दैट दे हैव इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस कंपनी को भी जिस चीज का उन्होंने बीमा कराया उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसलिए अगर उसमें लॉस होता है तो इनको लॉस होता है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी का जो अपना सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है उसका किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस कराते हैं, जिसे हम कहते हैं री इंश्योरेंस। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंश्योरेंस इज मेंट टू indemnify. Broadly, according to the principle of indemnity, insurance should place the insured in the same financial position after the loss as they enjoyed before it, not better. The principle of indemnity ensures that insurance cannot be used to make a profit. अब इसमें क्या है, जितने का आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। मतलब अगर आपको आपका कोई पुरानी कार है और उसमें डैमेज हुआ है तो आपको उस कार को वैसी पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जैसे कि वो पहले थी, राइट। इसको कहते हैं इंडेमनिटी। अगर आपका कोई कार्गो है वो डैमेज होता है तो जो जितने का कार्गो डैमेज होता है उतना ही क्लेम आपको मिलेगा। मतलब ये है कि आप अपने इंश्योरेंस कराने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से जितने का आपका लॉस हुआ है उससे आप ज्यादा नहीं ले सकते, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। फिर बहुत से एग्जाम्पल से आप अपनी जो पीडीएफ हम इसका लिंक भेजते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ इनकम की। इन सम केसेस द पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेज आर आल्सो कंपनसेटेड फॉर। कुछ इस तरह के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे कि फ्यूचर लॉस भी कंपनसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मशीनरी है उसमें डैमेज हुआ, तो मशीनरी में जितना लॉस था, यानी मशीनरी जैसे पहले थी लॉस से, एक्सीडेंट से पहले थी, वैसे ही उसको इंश्योरेंस कंपनी ने करा के दे दी, रिपेयर करा के दे दी फॉर एग्जांपल। बट इस दौरान जो मशीनरी बंद रही आपकी, आपका प्रोडक्शन रुका रहा, इसका मतलब आपकी इनकम को हिट किया उसने।
आप उतने टाइम प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी की इनकम कम हो गई, तो इसमें क्या है कि ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज में आता है, तो इसको भी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है। तो ये इंडेमनिटी से बाहर की चीज है। इसी तरह से पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को कहा जाता है प्रॉफिट पॉलिसी, तो इसमें भी इंडेमनिटी वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडेमनिटी इन लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में किस तरह की इंडेमनिटी हो सकती है, किस तरह से डिसाइड करोगे कि उसी कंडीशन में पहुंचाना है फैमिली को जैसा कि पहले थी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। जितने भी जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं कुछ को छोड़कर, वो सारे के सारे वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे। जो ये इंडेमनिटी का सिद्धांत है उस पे काम करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां इस रूल को फॉलो नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें ये लागू नहीं होता है। अब जनरल इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है। अब उसमें किस तरह से इंडेमनीफाई किया जाता है, कैश पेमेंट हो सकती है, आपकी कार को रिपेयर किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को रिप्लेस किया जा सकता है दूसरी प्रॉपर्टी से, बट डेप्रिसिएशन वैल्यू काट के, या आपकी प्रॉपर्टी को रीस्टेटमेंट पॉलिसियां जो होती हैं वो उसी जनरली वो नई मशीनरी के लिए होती हैं, तो उसी नई मशीनरी के वैल्यू के पैसे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको चार तरीके से इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करती है, आपको कंपनसेट करती है। फैक्टर अफेक्टिंग इंडेमनिटी, अब जो इंडेमनिटी है उसको कौन सी चीज, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर जो है प्रभाव डालते हैं। इन जनरल इंश्योरेंस देयर आर ऑफन डिस्प्यूट इन सेटलिंग क्लेम ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है। अब सर्वेयर ने कोई लॉस असेस कर दिया, आप अब एज ए इंश्योर्ड आप अड़े हुए हो को नहीं मेरा लॉस तो ज्यादा का था, तो इसमें फिर डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन जनरल इंश्योरेंस द मैनर इन विच द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। क्लास ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्लास क्या है, सब्जेक्ट मैटर सच एज प्रॉपर्टी लायबिलिटी एक्सेट्रा, टाइप ऑफ पॉलिसी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन ऑफ इंडेमनिटी, अब जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो फायर इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में या लायबिलिटी इंश्योरेंस में किस तरह से एप्लीकेबल होता है। मशीनरी लॉस इज इंडेमनीफाइड बाय पेइंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर मशीनरी आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन चार्जेस। अब एक तरीका ये हो सकता है कि कोई मशीनरी डैमेज हुई, आपने दूसरी मशीनरी के पैसे दे दिए, लेकिन जो डेप्रिसिएट है, जो मतलब घिसी पिटी उसकी मशीन थी उसकी वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, वो माइनस करके आपने उसको पेमेंट कर दिया, इंडेमनीफाई कर दिया। ऑटो इंश्योरेंस में आईडीबी, और उसके बाद अगर कोई पुराना पार्ट है तो उसके भी पैसे कटते थे, बट अभी ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। जो आईडीबी लिखी होती है, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू लिखी होती है, अब अगर गाड़ी थेफ्ट हो जाए तो वही वैल्यू आपको मिल जाती है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। मरीन इंश्योरेंस में एग्रीड वैल्यू पॉलिसी होती है, क्योंकि पहले से ही एग्री की जाती है। ये कॉस्ट इंश्योरेंस है, सीआईएफ वैल्यू वाली पॉलिसी है, या सी एंड एफ है, या इनवाइस पे बनती है पॉलिसी, या इनवाइस पे 10% पे बनती है। तो ये बहुत सारी पॉलिसी पहले से ही एग्रीड होती है कि हम आपको इतना पेमेंट करने वाले हैं। इसी तरह से लाइबिलिटी इंश्योरेंस में जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है उतना ही उसको इंडेमनीफाइड उस पॉलिसी में किया जाता है। फैक्टर दैट अफेक्ट इंडेमनिटी, अब इंडेमनिटी को भी बहुत सारे कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अंडर इंश्योरेंस है, सपोज किसी की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी, उसने 50 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया, अब 5 लाख का लॉस आ गया, तो उसे 5 लाख नहीं मिलेगा, उसे 2.5 लाख मिलेगा, क्योंकि उसने अंडर इंश्योरेंस कराया है। तो ये सारी चीजें क्या है अंडर इंश्योरेंस में, लेकिन जितने का उसका लॉस था उसको उतना नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल इंडेमनिटी नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। फिर डिडक्टिबल्स होते हैं कुछ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, सपोज उसने 1,000 का डिडक्टिबल डाल दिया, तो वो 1,000 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी होते हुए भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो है ना वो इस ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है यहाँ पर भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। अब मैक्सिमम अमाउंट रिकवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैक्सिमम अमाउंट कौन सा रिकवर हो सकता है, तो या तो वो इंश्योर्ड वैल्यू हो, या फिर वो लॉस वैल्यू हो, जो भी ज्यादा होगा वो आपको
मिल जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट रिकवर्ड अंडर एनी पॉलिसी इज द सम एश्योर्ड और एक्चुअल लॉस विच एवर हाई। या सम एश्योर्ड हाई है तो वो मिलेगा, और अगर एक्चुअल लॉस हाई है तो वो मिलता है। एग्रीड वैल्यू पॉलिसी, कुछ पॉलिसियां पहले से ही एग्रीड होती हैं, जैसे विंटेज कार है, पुरानी कार्स हैं या पेंटिंग्स हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालो, वो पहले ही उसकी वैल्यू डिक्लेयर हो जाती है, पहले ही वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है इतनी की वैल्यू है। या कई बार जो है ना, सर्वेयर को या वैल्यूएबर वैल्यू वैल्यूअर्स जो होते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं चीजों की, उनकी एक रिपोर्ट ले ली जाती है कि भाई इस वाली पेंटिंग की इतनी कीमत है, और वो इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड करती है। अब वो पेंटिंग को कोई भी लॉस होता है तो वो उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देती है, तो इनको कहते हैं एग्रीड वैल्यू पॉलिसीज। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब देर आर टू प्रिंसिपल विच आर corollaries to the principle indemnity. They are as follows. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये जो इंडेमनिटी है, ठीक है, जितने का लॉस हुआ उतना इंश्योरेंस कंपनी से दे दिया, लेकिन इंश्योरेंस इंश्योर्ड कैन नॉट मेक प्रॉफिट ऑफ हिज लॉस। कोई भी बंदा अपने लॉस से प्रॉफिट नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्गो का इंश्योरेंस है, कार्गो के इंश्योरेंस में जितने की कार्गो की वैल्यू थी उतना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, लेकिन कार्गो कौन ले जा रहा था? कार्गो ले जा रहा था ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर ने फ्रेट लिया था तो उसकी भी लाइबिलिटी थी कि उसकी कस्टडी में लॉस हुआ है। तो उसके प्रति जो जो कार्गो ओनर है, जो माल का मालिक है, उसके अधिकार इंश्योरेंस कंपनी की तरफ भी थे और ट्रांसपोर्टर की तरफ भी थे। इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अपने फेवर में एक लेटर ऑफ सब्रोगेशन देगी कि इसकी जो रिकवरी है, जो वो अमाउंट पे कर रही है इंश्योर को, बीमा धारक को जो अमाउंट पे कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, इसकी रिकवरी वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से करेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी तो की लाइबिलिटी थी सेफ एंड साउंड कंडीशन में पहुंचाना माल को, वो नहीं पहुंचा पाया, वहां लॉस हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वो सब्रोगेशन हो रहा है, रिकवरी राइट्स को जो है ना सब्रोगेट किया जा रहा है। बीमा धारक अपना अधिकार जो है इंश्योरेंस कंपनी को सुपुर्द कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि ऐसा ना हो बीमा धारक इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम ले ले और ट्रांसपोर्टर से भी पैसा ले ले। इसीलिए सब्रोगेशन जो है वो इंडेमनिटी को परफेक्ट कंडीशन में रखता है कि इंश्योर्ड कहीं ऐसा ना हो अपने लॉस से प्रॉफिट बना ले। कैन नॉट मेक प्रॉफिट, इंश्योरेंस कंपनी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी है, उससे इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। अब रिकवर कितना कर सकती है? जितना उसने पे किया है, जितना उसने पे किया है उतना रिकवर कर सकती है। ऐसा नहीं है इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 1,000 रुपए और थर्ड पार्टी से 2,000 रुपए रिकवर कर ले, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जो जो प्रिंसिपल इंडेमनिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है? अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये है कि एक ही चीज का दो इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस कर दिया। एग्जांपल लेते हैं, Karan has taken insurance for his house from two different general insurance companies. He has taken a cover of rupees 50,000 from insurance company ABC and cover of rupees 1 lakh from insurance company XYZ. There is a fire in the house causing a damage of rupees 45,000. Karan files a claim with both the companies. अब करण ने क्या किया हुआ है? 50,000 का इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है, 1 लाख का इंश्योरेंस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है अपने घर का। अब घर में फायर हो गया, अब मान लो 45,000 का लॉस आ गया, अब वो किससे रिकवर करेगा? अब उसने सपोज करा दोनों से, दोनों को डाल दिया, लेकिन जिस पोर्शन में उन्होंने इंश्योरेंस कर रखा है उसी पोर्शन में वो क्लेम देंगे। जिसने 50,000 का कर रखा है तो वो उसके हिसाब से देगा, जिसने 1 लाख का कर रखा है वो उसके हिसाब से देगा। अब 45,000 में जो 45,000 का जो अमाउंट है वो किस तरह से होगा? 1 और 2 के अनुपात में वो डिवाइड होगा, क्योंकि एक ने 50,000 का इंश्योरेंस कर रखा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली कम देगा, दूसरे ने 1 लाख कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो ज्यादा देगा। तो उसमें एक देगा 15,000 और दूसरा देगा 30,000। इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर्स टू थिंग्स। क्या क्या? द इंश्योर डज नॉट प्रॉफिट बाय मेकिंग सेपरेट क्लेम्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज फॉर द सेम इवेंट। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भी इंश्योर्ड जो है बीमा धारक दो जगह से इंश्योरेंस करा ले, दो इंश्योरेंस कंपनी से करा ले और दोनों इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले ले, तो वो एक ही एक्सीडेंट के लिए, एक ही इंसिडेंट के लिए दो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं ले सकता। इसको प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो इंश्योर करता है, वो आश्वस्त करता है। ईच इंश्योरेंस पे ओनली देयर
प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द लॉस। और हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने जिस हिसाब से उसने, जिस अनुपात में उसने प्रीमियम लिया है, उसी अनुपात में वो क्लेम दे। ये दो चीजें जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो इंश्योर करता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कंट्रीब्यूशन डू नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज। दिस इज बिकॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग कैन नेवर बी फुली असिस्ट और कंपनसेटेड। अब सब्रोगेशन कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पे और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसियों पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको आप पूरी तरीके से ना असिस्ट कर सकते हो, ना उसकी फैमिली को कंपनसेट कर सकते हो। इसलिए जब आप कंपनसेट ही नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब अटमोस्ट अटमोस्ट गुड फेथ क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ वही है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के प्रति ईमानदार रहें। इंश्योरेंस लेते वक्त जितनी चीजें प्रपोजल फॉर्म में पूछी गई हैं उसका सही सही जवाब देंगे। अगर आपको डायबिटीज है और आप हेल्थ पॉलिसी ले रहे हो तो आप बताएंगे यस मुझे डायबिटीज है। इसको कहते हैं मटेरियल फैक्ट्स। ऐसी चीजें जो इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल फैक्ट्स। डेफिनेशन लेते हैं। ए फैक्ट इज सेड टू बी मटेरियल if it affects the decision of the underwriter accept or reject the risk or to determine rates, terms and conditions if the risk is accepted। फैक्ट किसे कहेंगे? फैक्ट को मटेरियल जब ही कहा जाएगा, जरूरी जब ही कहा जाएगा जब वो इंश्योरेंस कंपनी के डिसीजन को बदलने का प्रभाव रखता हो कि अगर मैं ये चीज बताऊंगा तो ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं या मुझसे ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो मटेरियल फैक्ट की कैटेगरी में आती हैं, जिसको इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना, बताना कंपलसरी होता है। अब सम एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल फैक्ट्स लेते हैं। मटेरियल फैक्ट्स आखिर हैं क्या? लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते वक्त क्या क्या हो सकता है? आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी एज है आपकी, हॉबीज है आपकी। ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी आप ले रहे हो तो उसका जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी जो आप सच सच आपको बतानी होंगी। तो ये मटेरियल फैक्ट्स हैं जो आपको बताना है। फायर इंश्योरेंस में बिल्डिंग की एज कितनी है, बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्डिंग में कमोडिटी क्या रखी जाएगी, क्या माल रखोगे उसके गोडाउन में, ये सारी चीजें मटेरियल फैक्ट्स की कैटेगरी में फायर इंश्योरेंस में आएंगी। मरीन इंश्योरेंस में क्या आएगी? कि गुड्स क्या है, जिसका जिसका हम बीमा कर रहे हैं वो माल क्या है, वो लोहा है, पीतल है, सोना है, चांदी है या कपड़ा है, क्या है वो, उसकी पैकिंग कैसी है, कैसा जाएगा वो, ये सारी चीजें उसमें डिस्क्लोज करनी होती है, बतानी होती है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है कि व्हीकल का पूरा डिटेल, आरसी, कब खरीदी गई थी, ड्राइवर कौन है, ये सारी चीजें मोटर इंश्योरेंस में बतानी जरूरी है। देयर आर टू वेज इन विच द प्रिंसिपल अटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रीच्ड। दो तरीके से इसको उल्लंघन होता है, अटमोस्ट गुड फेथ जो है इस सिद्धांत का। क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजिंग मटेरियल फैक्ट और गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। या तो बताई नहीं गई चीजें या फिर गलत तरीके से बताएगी। तो दो तरीके से इसका अटमोस्ट गुड फेथ का उल्लंघन किया जाता है। अब एक सेक्शन 45 होता है जो एप्लीकेबल होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। वो क्या है? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। According to Section 45 of the Insurance Act, in the first 2 years of the policy, if the insurance company comes to know that some material fact has not been disclosed by the proposer, it can declare the policy as null and void। सेक्शन 45 कहता है कि अगर 2 साल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कि इंश्योर्ड ने, बीमा धारक ने कुछ चीजें जो बताना जरूरी थी उसने नहीं बताई है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी को निरस्त कर सकती है और जो आपने प्रीमियम दिया है उसको इंश्योरेंस कंपनी जब्त कर सकती है। नॉन डिस्क्लोजर क्या है? नॉन डिस्क्लोजर कैन बी अलेज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। द फैक्ट मस्ट बी नोन टू द प्रपोजर। ऐसी जानकारी जो प्रपोजर को थी, जो बीमा ले रहा है उसको थी लेकिन उसने बताई। द फैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन नोन टू द इंश्योरेंस। ऐसी जानकारी जो इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही थी तो वो नॉन डिस्क्लोजर में नहीं आएगा। और ऐसी जानकारी जो अगर इंश्योर्ड जो बीमा ले रहा है वो बता भी देता तो इंश्योरेंस कंपनी पे कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला था। द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिलिबरेटली हेल्ड बैक विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन बेटर टर्म ऑफ इंश्योरेंस। ऐसी चीज जिसको छुपाने से या तो प्रीमियम कम हो सकता था या इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो सकता था, और वो ऐसी चीज नहीं है तो उसको बताना भी कोई नॉन डिस्क्लोजर में की कैटेगरी में नहीं आएगा। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर इन लाइफ इंश्योरेंस। In the case of life insurance, the duty of disclosure ends with the completion of the contract. Any material fact emerging after the risk has commenced does not have to be disclosed. अब लाइफ इंश्योरेंस आपने एक बार ले लिए, जब आप पॉलिसी ले रहे थे उस टाइम पे जो चीजें थी वो आपने बता दी। अब चीजें चेंज हो गई, मान लो पहले आप डायबिटिक नहीं थे लेकिन अब आप डायबिटिक हो गए हो, तो अब ये आपको बताना कोई जरूरी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, इसका ध्यान रखना। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होती है उसमें किस तरह से ये ड्यूटी निभाई जाती है। इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिपुलेट वेदर चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीमेटेड और नॉट। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है या नहीं बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार बेच रहे हो, आप कार किसी और के नाम ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये तो मटेरियल फैक्ट हो गया, ये तो आपको बताना ही होगा। तो ये आपकी ड्यूटी है जनरल इंश्योरेंस में खास तौर से, कि जब जब जो चीज चेंज होगी आप बताओगे। जब नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उस वक्त कुछ चीजें होंगी, एड्रेस चेंज हो गया या कुछ और चीज चेंज होगी, तो वो आपको बतानी जरूरी है। अब इंश्योरेंस कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन पर भी लागू होता है। अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो सिर्फ पॉलिसी होल्डर पे ही लागू नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी पर भी लागू होता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने बीमा धारक को वो सारी टर्म्स कंडीशन और प्रॉफिट बताएगी, बेनिफिट बताएगी जो पॉलिसी में निहित है, और सच सच बताएगी। ये ड्यूटी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की या उसके एजेंट की। अब ये एग्जांपल लेते हैं। मोहन हैज मेड ए प्रपोजल फॉर फायर इंश्योरेंस फॉर हिज ऑफिस टू एन इंश्योरेंस कंपनी। मोहन हैज अडॉप्टेड सेफ्टी मेजर फॉर हिज ऑफिस सच एज installing smoke detector, fire extinguishers and water sprinklers. Insurance companies give a discount on the premium to customers who have adopted these safety measures for their premises over their other customers who have not adopted these safety measures. So, as per the duty of disclosure, it is the duty of the insurance agent to inform Mohan about the premium discount he can avail. अब क्या है, एक प्रपोजल आता है कि एक साहब को अपने ऑफिस का फायर इंश्योरेंस कराना है। अब उसमें अगर सेफ्टी मेजर्स हैं, आपने जो गैस के सिलेंडर है वो रखे हुए हैं, रख रखाव अच्छा रखते हो, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी कुछ डिस्काउंट देती है, मान लो 5% डिस्काउंट देती है। तो ये आपके एजेंट को, इंश्योरेंस एजेंट को बताना जरूरी है। अगर वो नहीं बताएगा तो ये मटेरियल फैक्ट का जो डिस्क्लोजर है उसका वायलेशन है, यानी कि वो जो सच्चाई है वो नहीं बता रहा है। तो अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो यहाँ पर भी ब्रीच हो रहा है, यहाँ पर भी दांव पे लग रहा है, खत्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोक्सीमेट कॉस्ट। प्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है? दिस इज नॉट एक्जैक्टली अ प्रिंसिपल बट ए कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है। वेयर ओनली फॉर्चून प्री एग्रीड इवेंट आर कवर्ड। जिस चीज का जो पेरिल्स है, जो पेरिल्स आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में रखे गए हैं वही इंश्योरेंस में कवर होते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज कवर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, राइट। अब अचानक से आप अचानक से बीमा धारक रास्ते में जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ कि कोई पीछे से व्हीकल आया और उसको रौंदता हुआ चला गया, लेकिन ये प्रूव हो गया कि हार्ट अटैक उसको पहले आया था। तो हार्ट अटैक अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर नहीं है तो ये क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोक्सीमेट कॉज जो था वो हार्ट अटैक था। तो मैंने जैसे बताया था, इंश्योरेंस दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बीमा धारक है और एक बीमा कंपनी है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर, किस चीज का बीमा हो रहा है, नेचर ऑफ द लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंश्योरेंस है तो किस तरह की लाइबिलिटी है, क्या अमाउंट पे करना है। ये सारी चीजें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है, उसका हिस्सा होती है। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट गिव्स द पर्सन द राइट टू इंश्योर सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैंने बताया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी एसेट है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, किसी पड़ोसी की एसेट में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है। इन सम केसेस इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज टू बी प्रूव्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ प्रपोजल।
बहुत सी चीजों पे पहले ही हमको प्रपोजल के वक्त ही जो है प्रूव करना होता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब आप क्लेम लेते हो, दावा लेते वक्त आपको प्रूव करना है कि इसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी मैंने बताया जैसा आपको कि जितने का आपका लॉस है उतना ही पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप अपने लॉस से प्रॉफिट नहीं बना सकते। फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की। सब्रोगेशन का जैसे मैंने बताया था कि सब्रोगेशन बीमा धारक को रोकता है कि वो अपने लॉस से प्रॉफिट ना बना ले। अगर किसी थर्ड पार्टी गलती से कुछ लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करने के बाद वो जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं बीमा धारक के, वो खुद ले लेती है और वो खुद रिकवर करती है, ताकि बीमा धारक अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट ना कर दे। फिर मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन। सब्रोगेशन जस्ट रिकवरी राइट्स हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं। कंट्रीब्यूशन, दो इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है किसी भी लॉस में, तो वो जितना जिसका हिस्सा पड़ेगा उसी अनुपात में वो क्लेम पे करेंगे, तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। अटमोस्ट गुड फेथ मैंने बताया था कि जितनी भी चीजें हैं सच्ची सच्ची वो इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को भी जिस जो पॉलिसी में टर्म्स कंडीशन बेनिफिट लिखे हैं वो सच्चा सच्चा बीमा धारक को बताना है। इसलिए अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रपोजर हो जो इंश्योरेंस लेना चाह रहा हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। तो ये था आज का चैप्टर। आपको ये हमारा जो हम एजुकेशन का ये वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। मेरी कोशिश होगी कि आपको इंश्योरेंस के बारे में समस्त जानकारी मैं दे पाऊं, जिससे कि आप इंश्योरेंस में डिप्लोमा आसानी से हासिल कर पाएं। धन्यवाद।